दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हमारे अन्नदाता किसान तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि हमारे लिए भोजन की कमी न हो। ऐसे में किसानों के लिए समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि किसानों के लिए तमाम उपयोगी जानकारियां हम इस कार्यक्रम में उनके लिए समेट कर ला सके। इस कार्यक्रम में ये जानकारियां 3 सेगमेंट के जरिए आपको दी जाती है: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले बताएंगे मेरा गांव मेरा गौरव योजना के बारे में। इसके अलावा हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल किसान आत्मा स्वरूप से। साथ ही बताएंगे कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में सबसे पहले देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना है मेरा गांव मेरा गौरव। इस योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो वैज्ञानिक है वो किसानों को परिषद की तमाम नई तकनीकों और नई किस्मों के बारे में जानकारियां देते हैं। इस योजना के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विस्तार के उप महानिदेशक डॉक्टर AK सिंह ने हमें क्या जानकारियां दी, आइए आपको दिखाते हैं। सर, मेरा गांव मेरा गौरव योजना है सर, ICR का एक योजना है। इसको किस रूप में देखते हैं, क्या अभी तक प्रगति हुई है सर? देखिए, मेरा गांव मेरा गौरव की जो योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था पूरे देश में 16-17 के वर्ष में। और इसमें परिकल्पना ये थी कि वैज्ञानिक अपने शोध के, शिक्षा के और जो भी विषय उनको दिए गए हैं उस पर कार्य करते हैं, लेकिन इसके अलावे कुछ अतिरिक्त समय निकाल करके कैसे गांव से जुड़ सकते हैं। नियमित जो प्रसार कार्य के लिए वैज्ञानिक बने हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्रों के, वो अपने कार्यों में लगे रहते हैं हमेशा। उन्हें किसानों के साथ ही काम करना होता है, लेकिन जो शोधकर्ता हैं, शिक्षक हैं जो कि विश्वविद्यालयों में हैं, ICR के संस्थानों में हैं, उनको कैसे गाँव की तरफ जोड़ा जाए, किसानों से सीधे जोड़ा जाए, इसके लिए ये परिकल्पना की गई थी। और उत्तरोत्तर इसमें वैज्ञानिकों की रुचि बढ़ी है और वैज्ञानिक गांव में जाकर के किसानों से संपर्क का काम करते हैं और विभिन्न माध्यम से जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारी कल्पना ये थी कि जितने भी वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में, वो किसी न किसी रूप में गाँव से जुड़े रहें। भौतिक रूप से वहाँ पर उनकी उपस्थिति के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, एडवाइजरी के माध्यम से, कुछ साहित्य प्रकाशित करके उनको कैसे गांव में उपलब्ध कराएं। और इसके साथ ही ये भी परिकल्पना थी कि ज़रूरत पड़े तो जा कर के वहाँ समस्याएं जो आती हैं उनको देखें, किसानों को ही अपने केंद्रों पर बुलाएं। तो ये दो तरफा संवाद चलता रहे वैज्ञानिकों और किसानों के बीच में। और जो टेक्नोलॉजी जो बनाता है या टेक्नोलॉजी जो एक तरह से आप कहेंगे कि जो ओरिजिनेटर है टेक्नोलॉजी का, उसी से ही सीधा संवाद किसानों का हो पाए। कोई बीच की कड़ी दूसरा व्यक्ति न इन्वॉल्व हो कि टेक्नोलॉजी का स्वरूप वहाँ जा कर के बदले, बल्कि जिस रूप में टेक्नोलॉजी है, जिसको जिसने बनाया है, विकसित किया है, उसी वैज्ञानिक से उनका सीधा संपर्क हो पाए। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा देश, इतने संख्या में डिस्ट्रिक्ट है, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से गांव में क्या प्रॉब्लम है या कौन से डिस्ट्रिक्ट में किसानों की क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं?
देखिए, जो संस्थान है इनमें सीमित वैज्ञानिक हैं और पूरे देश में 100 ही ICAR के 102 संस्थान हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि किसानों से सीधे संपर्क में आने की उनकी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो लैब ओरिएंटेड काम करते हैं। कुछ संस्थान हमारे हैं, लेकिन ज़्यादातर संस्थान ऐसे हैं जो कि सीधे ऐसे उत्पाद बनाते हैं जो कि किसानों के उपयोग के हैं, और किसानों का उसमें सुझाव भी ज़रूरी है और किसानों की स्वीकारोक्ति भी ज़रूरी है। किसान ही उस टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। तो जैसे IRI एक बड़ा संस्थान है, पूसा का जो संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बड़ा संस्थान है, तो इन्होंने आसपास जो NCR है इसके 600 गाँव तक अपनी पहुंच बनाई है। मेरा गांव मेरा गौरव के माध्यम से 605 गाँव में इनके वैज्ञानिक जाते हैं, और यदि नहीं गए तो मोबाइल फ़ोन से संपर्क में हैं, साहित्य के माध्यम से संपर्क में हैं, या जो नया बीज आया उसको किसानों के पास पहुंचाने की विधि से संपर्क में हैं उन गाँवों से। जो कृषि विज्ञान केंद्र है इसको भी आप पूरे देश भर में देख रहे हैं। क्या मेरा गांव मेरा गौरव योजना है उसको कृषि विज्ञान केंद्र भी कुछ सहायता कर रहा है, या उसका इस योजना में कितना कंट्रीब्यूशन? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र अपने आप बड़े पैमाने पर प्रसार का कार्य करता है और वो मुख्य काम ही उसका प्रसार का है। यदि कृषि विज्ञान केंद्रों को हम देखें तो 5 करोड़ किसान हैं जो कि M-किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। उन किसानों को लगातार मोबाइल एडवाइजरी कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ देते हैं। समय समय पर क्या किसानों को करना चाहिए। वर्ष भर में 15 लाख लोगों को प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक देते हैं। तो वो कार्य बड़े पैमाने का है। उन्होंने भी तमाम गाँवों को चयनित किया है, लेकिन वो गाँव और ये गाँव अलग हैं। ये जो मेरा गांव मेरा गौरव योजना है, जो कि आप कह सकते हैं कि मुख्य जिनकी कार्य की जो जिम्मेदारी है वो केवल शोध और शिक्षा की है, वो वैज्ञानिक इसमें लगे हैं जो कि संस्थानों में हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में तो उनका उत्तरदायित्व ही पूरी तरह से किसानों के साथ मिल करके काम करने का है, तो वो बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। पूरे ज़िले में विभिन्न ब्लॉक में गाँव का चयन उन्होंने किया है, जहाँ पर जाते हैं, बीजों का प्रदर्शन, नई टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन, किसानों को प्रशिक्षण, युवकों को प्रशिक्षण, महिलाओं को प्रशिक्षण। इन दोनों अलग एक तरह से हैं। मेरा गांव मेरा गौरव एक आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों के द्वारा, जो शुद्ध वैज्ञानिक हैं जो कि लैब में काम करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंटल फार्म पे काम करते हैं, उनके द्वारा। देखिए, मेरा गांव मेरा गौरव योजना जैसे मैंने बताया कि संस्थान कर रहे हैं, तो जो भी संस्थान हैं वो पिछड़े ज़िलों में भी स्थित हैं और विकसित ज़िलों में भी स्थित हैं, तो अपने आसपास के गांव में वो करते हैं। उसमें कोई ऐसा दुराव नहीं है कि पिछड़े ज़िले जो हैं या दूरगामी हैं वहाँ हम नहीं जा पाएंगे, बल्कि हर जगह काम करने का प्रयास है। बल्कि जो पिछड़े ज़िले हैं उसको चयनित कर उसमें विशेष काम करने का निर्देश दिया गया है। जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 112-115 ज़िले हैं जिसमें कि कृषि विज्ञान केंद्र बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र लगभग सभी ज़िलों में बन गया है। उसी प्रकार से मेरा गांव मेरा गौरव है, तो इसमें इनको यही निर्देश है कि जो विकसित गांव हैं उसमें ज़्यादा करने का अवसर रहता नहीं है। किसान पहले ही जागरूक हैं और टेक्नोलॉजी को बाहर से लाके कर रहे हैं, लेकिन जो पिछड़े गाँव हैं, पिछड़े ज़िले हैं, उनका चयन करके ही कार्य करने का निर्देश है और वैज्ञानिक उसी तरह से काम कर रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप और मिलवाएंगे एक सफल किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है।
इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश के आज के प्रगतिशील किसान पारंपरिक फसलों के अलावा नित नए प्रयोग कर रहे हैं खेती में और इसका उन्हें लाभ भी मिल रहा है। ऐसे में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आत्मा स्वरूप जी से, जिन्होंने फूलों की खेती को अपनाया और इसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। स्वरूप हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव महोग में रहने वाले सफल पुष्प उत्पादक हैं। कुछ समय पहले तक इनके क्षेत्र के अधिकांश लोग गेहूं, जौ, मक्का और सब्जियां ही उगाते थे, लेकिन आत्मा स्वरूप द्वारा किए गए नए प्रयासों के कारण फूलों की खेती से भी जुड़ने लगे। पिता के गुजर जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी आत्मा स्वरूप की मां पर आ गई थी। ऐसे में आत्मा स्वरूप को 10वीं के बाद ही घर की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कई कामों से जुड़ना पड़ा। आत्मा स्वरूप की जिंदगी तकलीफों से गुजर रही थी। वे अपने खेत में गेहूं और जौ बोकर बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजर कर रहे थे। इसी बीच उन्हें किसी ने फूलों की खेती करने की सलाह दी। वर्ष 1990 में आत्मा स्वरूप ने महाराजा पटियाला फार्म से ग्लैडियोलस की किस्म खरीद कर खुले खेत में खेती करनी शुरू कर दी। वे दिन रात एक कर फूलों की खेती करने लगे। अच्छी गुणवत्ता की फूलों की मांग भी बाजार में होने लगी। फूलों की बिक्री होने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। आत्मा स्वरूप ने ग्लैडियोलस की 30,000 घनकंद खरीदे और उसके बाद हॉलैंड से किस्मों का आयात भी किया। आत्मा स्वरूप को फूलों की खेती करने में कृषि विज्ञान केंद्र सोलन से भी सहायता मिली और दिशा मिली। देखते ही देखते आत्मा स्वरूप महोग में नहीं बल्कि पूरे देश में छा गए। 1996 में आत्मा स्वरूप ने कार्नेशन की 4 किस्मों का खुले खेत में उत्पादन किया।
इसमें भी उन्हें अपार सफलता मिली। आत्मस्वरूप ने अपने खेतों में पॉली हाउस बनवाए और कार्नेशन की खेती को पॉली हाउस में स्थानांतरित कर दिया। इन्होंने गुलदाउदी और गुलाब की किस्मों की खेती कर अपने उद्योग को विविधीकृत बनाया। खेती में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग करके अपने खेत में पानी का उचित बंदोबस्त भी किया। उन्होंने अपने गांव और आसपास के किसानों को भी फूलों की खेती करने के लिए प्रेरित किया है। उनकी सफलता से किसान प्रभावित होकर अन्य किसान भी अब फूलों की खेती से जुड़ने लगे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई है। कामयाबी के इस सफर में आत्मस्वरूप को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। उन्हें जिला स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पुष्प उत्पादक और उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार जैसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारे देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। इसके अलावा कई तरह के अहम कदम भी उठाए जाते हैं, जिनमें से एक है कृषि अवसंरचना कोष। इसके जरिए किसान किस तरह से जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
कृषि अवसंरचना कोष केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बनाई गई एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद कृषि अवसंरचना प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए माध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना, उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन उपलब्ध करना, लिए गए ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारित तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनिटरी मानदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 यानी 10 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स पात्र हैं। ये ऋण 4 वर्षों में वितरित करने का लक्ष्य है। कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म सभी योग्य संस्थाओं को ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन से पहले अलग अलग बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऋण दरों के बीच तुलना करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां दी गई है, हमें उम्मीद है कि वो आपके जरूर काम आएगी। ये कार्यक्रम अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं, आप हमारे दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लें। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और अहम जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।